So welcome to all you guys in our next video, and in this video we are going to start a new topic, that is cell organelles. Cell organelles. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले एक टॉपिक में देखा था कि वी आर डीलिंग विथ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पहले के टॉपिक में देखा था साइटोप्लाज्म, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ सेल ऑर्गेनेलिस. सेल ऑर्गेनेलिस होता क्या है, तो इस समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और छोटे से एग्जाम्पल में समझेंगे कि भाई ये चीज़ हो क्या और कर क्या रहा है, हो कैसे रहा है. ठीक है, तो जस्ट सपोज कि हम लोगों ने एक टब लिया. और उस टब में हम लोगों ने अपने घर के कचरे को डाल दिया. रीज़न ये होना चाहिए कि टब filled with water. रीज़न ये होना चाहिए टब should be filled with water. So what was I saying कि we have gonna take a tub and I'm gonna fill that tub with lots of garbage. Garbage maybe include cans, paper, little small articles. तो जस्ट सपोज कि कुछ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, गार्बेज मैंने डाल दिया. साइटोप्लाज्म पढ़ाने से भी पहले मैंने एक चीज़ बोला था कि सेल में न्यूक्लियस होता है, तो इसे तो भूलना ही मत. सेल में तो न्यूक्लियस होता है, उसे तो भूलना ही मत. और अगर मैंने कचरे डाले, कुछ कचरा ऐसा होगा दिखने में, कुछ कचरा ऐसा होगा दिखने में, कुछ ऐसा होगा दिखने में, कुछ ऐसा होगा दिखने में. जाहिर सी बात है. और टब का जो साइड का जो कोना होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है. क्यों होता है मोटा भाई? कि पानी निकले नहीं. अब इसको बायोलॉजी के वे में समझो कि जो टब का जो कोना है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले की वीडियो जाके देख ले पहले. इसमें एक न्यूक्लियस है, वो भी हम लोगों ने पहले भी डील किया है. न्यूक्लियस है. तो ये टब का जो हमारा जो साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और जो हम लोगों ने जो पानी भरा है, ठीक है, इसे हम पानी ना कह के हम इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म. कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भैया ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैं उनको फिर बोलूँगा साइटोप्लाज्म पे भी एक वीडियो आ चुकी है, जाकर के देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो भाई ये छोटे छोटे जो चीज़ जो है वो क्या है, बात यहाँ पे ये आती है. कि ये सब चीज़ें हैं क्या. तो मैं बोलूँगा कि ये जो साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो तैर रहे हैं, मीन्स the various teeny spherical, tubular, elongated structures floating in cytoplasma is called सेल ऑर्गेनेली. कह रही जो वेरियस टीनी स्फेरिकल ट्यूबुलर इलोंगेटेड शेप में जो स्ट्रक्चर्स जो है जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लोट करते हैं उसे ही हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, है ना. जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर आप दो पार्ट पढ़िएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, ये सब एक टीनी स्फेरिकल और ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्मा में आपको दिखेगा. इसके फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस बहुत ही इजी है, जो आप आगे जाके सारे जितने हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को डील करेंगे उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, फैट का प्रोडक्शन होता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है,
सेंट्रियोज का एक अलग फंक्शन है, तो प्लास्टिड का एक अलग फंक्शन है, वैक्यूल्स का अलग फंक्शन है ना। तो ये सारे पार्टिकल्स को और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने नाम लिया है अभी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, सेंट्रियोज, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, ये सब जो है हमारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जिनको हम बारी बारी करके हम लोग इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो दिस इज व्हाट सेल ऑर्गेनेली नोन एज। इरेज कर दिया जाए पूरा, अगर ये इरेज हो गया तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो पहला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पहला सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है, नंबर 1 इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जिसका लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ER भी बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है क्या? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या है कि जैसे अगर हमारा सेल है, तो सेल के अंदर बहुत सारी कैविटी है। कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, है ना। जैसे हम लोगों ने पहले भी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, तभी तो वो तो खाली जगह है ना। उस पानी के अंदर क्या होता है? उस पानी के अंदर क्या होता है? तो उस पानी के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका एक एंड जो होता है, जिसका एक एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये कहाँ पर आ रहा है? अंदर कैविटी में, जिसका एक एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और जिसका एक एंड सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर और इस जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? तो इन सेंस पहले हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है, इज ट्यूबुलर। ट्यूबुलर क्या? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के 3 शेप्स में पाए जाते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरा टाइप, है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और वेसिकल्स स्ट्रक्चर। मैंने हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है और ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब की तरह है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर मैंने तो यहाँ पे स्लैश देके वेसिकल्स कर लो, स्लैश देके सैक्स कर लो, ठीक है, तो सैक्स कर लो या तो वेसिकल्स कर लो या तो ट्यूबुलर कर लो। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फाउंड इन दी cavity of cell which is joined to nucleus and cell membrane to its ends। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है एक वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और एक एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। सेकंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ER भी दे सकते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज filled with liquid called lumen, 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 lumen।
Endoplasmic reticulum is filled with liquid called lumen. थका देता है पूरा लेकिन वीडियो। इज इट क्लियर? ज़्यादा टफ नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इजी चीज़ है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर में है कॉम्प्लिकेटेड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन 2 शेप्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन 2 शेप्स होता है। पहला होता है, ऑन द स्ट्रक्चर पे बोल रहा हूँ मैं, है ना, या ऑन द फंक्शन पे। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। जो हमारा RER है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है क्या? ये दोनों जो है उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। जिसका कुछ पार्ट्स जो होता है, उस ट्यूब का जो कुछ पार्ट्स जो होता है वो RER कहलाता है, और उसका जो कुछ पार्ट्स जो होता है वो SER कहलाता है। फ़र्क क्या है SER और RER में, आप ये जानिए पहले कि जो RER है, there we found ribosomes attached to it। There we found ribosomes attached to it। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर हमें राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम्स के कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब से वो चिपके हुए होते हैं। तो इनसे हम लोग कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम कर रहा है। At that rough endoplasmic reticulum, we could say in a simple language that there is a production of protein molecules, is it? But क्योंकि आप लोग को पता है ना, राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये हम लोगों ने पहले की भी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, ठीक है, तो एक बार जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे हमारा राइबोसोम्स आर नॉट अवेलेबल, और वही हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हमारा राइबोसोम नहीं होता है। और हमारा जब यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होता है तो दे डू नॉट सिंथेसिस प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाता है। They are responsible for the secretion and formation of lipids। तो हमारा जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे क्या होता है, जो हमारा जो लिपिड होता है उसका सेक्रेशन और उसका फॉर्मेशन होता है। तो आई होप सो ऑल दिस इज क्लियर टू यू। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो हमें जानना है।
कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, दैट you should know. So coming to the function of endoplasmic reticulum, अगर जिन बच्चों ने ये लिखा नहीं है, जिन बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आगे आप रिज्यूम कर लीजिए। तो फंक्शंस ऑफ ईआर। पहला, जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। अब कहिएगा सर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है हमारे बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स को गेट आउट करना। क्या होता है? उसको पहली दफ़ा में निकल, मतलब कितनी पहली फुर्सत में निकल। तो एसईआर का यही काम होता है ना। हमारे बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे बनते हैं, ओके, या अगर हम लोग कुछ जहर वहर भी खा लें, और अगर हम लोग कुछ जहर वहर भी खा लें, या कुछ हम लोग हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस को अगर हम लोग बॉडी में ले लें, तो ये उसके डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। क्योंकि आए दिन हम लोग वैसे सामान खा रहे हैं, कुछ वैसी चीज़ें जो खा रहे हैं जिसमें ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जहर तो लिटिल क्यों ना हो बट मात्रा में रहता ही रहता है। पानी वो भी क्लियर तो नहीं है ना, लेड जिंक ये सब मटेरियल पाया जा रहा है। खाना जो खा रहे हैं वो भी तो प्योरली इन्हांस तरीके से तो न्यूट्रिशियस तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। मम्मी लोग घर में पोछा वोछा मारती है, फिनाइल हाथ में लग जाता है। ऐसा तो नहीं कि मम्मी लोग एकदम रगड़ रगड़ के हाथ धोती है, फिर तो तुरंत जाके खाना खाते हैं, खाना बनाती है। कहीं ना कहीं वो फिनाइल के जो पार्टिकल्स या मटेरियल या कुछ मॉलिक्यूल्स जो हाथ में लगे रहते हैं, वो तो कुछ ना कुछ तो खाने में जाते हैं ना भाई। तो क्या हो रहा है? वो बॉडी में जा रहा तो निकालेगा ना उसको। तो उसको निकालने का काम कौन करता है? हमारा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एसईआर ही जो है इज हेल्पफुल इन द बायोसिंथेसिस। याद रखिएगा, सेलुलर लेवल पे कोई सिंथेसिस हो रहा है, मतलब किसी सामान का बन रहा है, उसको हम लोग बायोसिंथेसिस बोलते हैं। सेलुलर लेवल पे किसी भी सामान का या किसी भी हार्मोन का या किसी भी स्टेरॉइड का अगर सिंथेसिस हो रहा है, उसका अगर बनाया जा रहा है, उसे हम लोग बायोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है, हमारे बायोलॉजिकल साइकिल में बन रहा है। तो एसईआर इज हेल्पफुल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस लिपिड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे बहुत सारे है बट कुछ कुछ नाम दे दीजिए। जैसे हमारा फेमस कोलेस्ट्रॉल, फिर ग्लाइकोलिपिड्स एंड फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स। इज इट क्लियर? Is this is all clear to you? और क्या दे सकते हैं आप फंक्शंस में? जैसे डाल दीजिए कि RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the frame and structure of plasma membrane because it synthesizes
synthesize the protein molecule for जो हमारा जो RER है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्रेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, बिकॉज द रीजन इट सिंथेसाइजेस द प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर इट मतलब किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन, या फॉर सेल मेम्ब्रेन ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा जो पहले भी आपको लिखवाए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि RER जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ढांचे के लिए, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको वो बना रहे हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्पफुल है किसके लिए, हमारे साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के लिए, फॉर द सेल मेम्ब्रेन के वॉल्यूम के लिए, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के लिए, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही बना होता है। और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है हमारा RER। इज इट क्लियर? हमारे बॉडी में जो कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, या उसे आप इंजाइम्स बोलिए, है ना, इंजाइम्स भी क्या एक तरह से प्रोटीन ही हुआ ना, एक तरह से है, तो एक तरह का वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही। तो हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स जो हो रहा है ना, तो वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, थर्ड या फोर्थ है ये, enzymes are produced through RER। है ना, हमारे जो एंजाइम्स है हमारे बॉडी में वो भी किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, RER के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे एक फेमस एंजाइम है हमारा जो एक सेल ऑर्गेनेलिस है ना, जैसे जो हमारा ER जो है एक सेल ऑर्गेनेलिस भी है, उसमें भी एक एंजाइम होता है जो RER ही सेक्रेट करता है। जैसे आप 5th लाइन में डाल दीजिए कि एक फेमस सेल ऑर्गेनेलिस है जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जो नाम है हमारा लाइजोसोम्स, तो उसमें भी लाइजोसोम्स एक सेकेंड, इसको सही से लिखने दीजिए, पहले आप समझ लीजिए कि लाइजोसोम्स जो हमारा सुसाइडल बैग कहलाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसका हम लोग RER ही बोलते हैं, RER हार्मोन, है ना, या इन सिंपल सेंस के लिए जिसको हाइड्रोलाइटिक हार्मोन्स, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सिक्रेशन भी कौन करता है, RER ही करता है। तो मीन्स लिख सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक हार्मोन्स are secreted by RER। 6 में डाल दीजिए कि RER is found mostly in pancreatic cells and प्लाज्मा सेल्स। जो हमारा जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मोस्टली हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में ही पाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप हमारे SER को देखें, SER फाउंड मोस्टली इन लीवर में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें, या हमारे टेस्टिकुलर सेल्स में, इजी है बहुत, ये क्या गया ऊपर से,
एक फैक्ट ज़रूर डाल लीजिएगा कि जो मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं डज नॉट कंटेन RER। जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैमल्स दैट फीड देयर एनिमल्स देयर मिल्क, ओके सॉरी, दे फीड देयर बेबीज ऑफ स्प्रिंग विथ मिल्क, है ना। इन सिंपल सेंस आप ये समझिए, तो जो मैमल्स होते हैं तो उसके जो RBC रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें RER नहीं पाया जाता है, उसमें RER नहीं पाया जाता है। और RER ही क्या, उसमें ER ही नहीं पाया जाता है, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं पाया जाता है। तो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है तो RER और SER का तो बात ही नहीं आता है, RER और SER का बात ही नहीं आता है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और आगे की वीडियोस में हम लोग आगे भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे आगे की वीडियोस में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड मैनी मोर को लेके आया जाएगा, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाते चलिए, ध्यान में समझते चलिए, कुछ दिक्कत हो रहा है तो फीडबैक में कमेंट करते चलिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि इसके आगे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। So thank you so much. Meet you in the next video. Okay, goodbye.